नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मॉर्निंग में कर रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो शूट। आपसे छोटी सी यही अपील है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और ये वीडियो मेरा नहीं है, कुछ दर्शकों के आए थे सवाल, और सवाल थोड़े गंभीर थे। उन्हीं के जवाब आपको दिए जाएंगे, तो सवाल भी सुनिएगा, जवाब भी सुनिएगा। यदि आप भी भारत में और भारत के किसी विश्वविद्यालय में चाहे एमफिल या पीएचडी में लेना चाहते हैं एडमिशन, या फिर ले चुके हैं एडमिशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप एमफिल और पीएचडी के साथ साथ कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो पीएचडी या एमफिल किसे पहले करें और क्यों करें और किसे ना करें, इन सभी सवालों से जूझ रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भी है। तो वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने के बाद यदि कोई मन में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, जवाब देने का प्रयास पूरा करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जब सवाल ये उठता है कि क्या एमफिल पहले करें या पीएचडी पहले करें एमए, एमएससी या एमकॉम करने के बाद, तो इस बात को समझिए। जब आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, थोड़ा सा तेज चलते हैं। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ऐसी कोई अभी तक नियम तो नहीं आया है लिखित रूप में कि एमफिल जिन्होंने नहीं करी है उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। पहली चीज़, ऐसा कोई नियम नहीं है। और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि जो एमफिल करेगा उसको पीएचडी में फ़ौरन एडमिशन मिल जाएगा, या उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा पीएचडी में एडमिशन का अगर किसी ने एमफिल करा हुआ है। तो ऐसा भी कोई नियम या प्रावधान नहीं है। इस बात को ध्यान से कहीं लिख लीजिए, या दिमाग यदि है तो दिमाग में उसको डाल लीजिए। दूसरी चीज़, क्या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाभ मिलेगा, या फिर जो डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा? अनुभव की यदि बात की जाए शोध के क्षेत्र में, तो नो डाउट 2 साल का अतिरिक्त या कहें कि अधिक एक्सपीरियंस एमफिल होल्डर को होगा, और रिसर्च की ज़्यादा समझ भी उनको होगी। ये तो नो डाउट, किसी भी एंगल से आप इसी को समझ सकते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जो एमफिल करके पीएचडी करता है वह अपना पीएचडी बेहतरीन नहीं करता है, बल्कि पीएचडी के प्रारंभ के 2 साल, पीएचडी के प्रारंभ के 2 साल में जो समय लगता है ना चीज़ों को समझने में, पीएचडी को समझने में, पीएचडी को लिखने से पहले की तैयारी में, वह सभी तैयारी यदि आप एमफिल में करके पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो भी आप एमफिल के वैल्यू को समझ सकते हैं। और एक चीज़, इस बात को दिमाग में मत रखिएगा कि मैं एमफिल की तारीफ़ या पीएचडी को थोड़ा कमतर आंक रहा हूँ। मैं दोनों को महत्व भी बताऊँगा आपको। जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम समझते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी किसी कैंपस से नहीं होती है, ना ही उसके अंदर पढ़ाए गए कोर्सेज से होती है। बड़ी यूनिवर्सिटियाँ मेरे अनुसार होती हैं उसके रिज़ल्ट से। और उस यूनिवर्सिटी से पास होने वाले विद्यार्थी, शोधार्थी विश्व के स्तर पर किस स्थान पर हैं, और उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस देश का नाम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं, यदि ऐसे स्तर पे उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने मकाम पर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हैं, तो मेरे मायने में वह यूनिवर्सिटी बड़ी होती है। अब आप बड़ी यूनिवर्सिटियों में थोड़ा सा नाम लेकर भी चलते हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, जामिया हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये कुछ गिने चुने नाम हैं जिनको अपनी हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल कर चुके विद्यार्थी या एमफिल करने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका मिलता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा मौका मिलता है पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा मौका मिलता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि इसको दूसरे तरीके से और समझिए कि आपका एमए पास हो गया है 2019 में, या मान लीजिए 18 में, और चल रहा है 21। आपने 19 का एंट्रेंस दिया और 20 का भी एंट्रेंस दिया पीएचडी का, लेकिन नहीं हो पाया एडमिशन इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपका, लेकिन 2 साल ख़राब हो गए आपके, या मान लीजिए किसी का 1 साल ख़राब हो गया। तो आपका जो 1 या 2 साल इसीलिए ख़राब हुआ कि आपके मन में एक धारणा बनी गई थी, या धारणा बनाई गई थी, या धारणा किसी ने बनवाई थी। ग्रुप में भी कई लोग आपको बनवाते हैं। धारणाएं कैसे बनती है आगे बताऊंगा, कि नहीं इन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो करियर आपका बूम कर जाएगा। और सही बात भी है, करियर बूम करेगा, लेकिन बूम करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज़रूरी है।
और इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ईजिली नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल योग्यताएं चाहिए, आप में एक्स्ट्रा क्या है आपके अंदर अन्य विद्यार्थियों से, ये देखा जाता है। यदि आप में रिसर्च स्किल है, आप में टेक्निकल स्किल है, आप में क्रिटिकल स्किल्स है, आप में रिसर्च स्किल है, और सोशल साइंस हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटी हो, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में आप क्या औरों से कुछ अलग कर सकते हैं, ये कला आप में है। और ये कला दिखाने के लिए एंट्रेंस नहीं बल्कि इंटरव्यू होता है आपके पास, और इंटरव्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका सनॉप्सिस। इंटरव्यू से महत्वपूर्ण होता है सनॉप्सिस, क्योंकि एंट्रेंस को क्वालिफाई अधिकांश लोग कर लेते हैं चीज़ों को रटकर, पढ़कर, समझकर, क्योंकि आपने मास्टर्स में वे चीज़ें समझी हैं। लेकिन मास्टर्स के बाहर आप रिसर्च की फील्ड में उतरना चाहते हैं, और जब आप प्री पीएचडी नहीं करे हुए हैं, मान लीजिए आपने एमफिल नहीं करा है, डायरेक्ट पीएचडी में जाते हैं, तो इंटरव्यू लेने वाले को या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको रिसर्च का कितना नॉलेज है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, आप रिसर्च को एकेडमिक या फिर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते समझते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को इससे मतलब नहीं है, उसको उम्मीद इस चीज़ की है कि आपको इन सब चीज़ों की समझ 100% होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए यदि आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बड़े विश्वविद्यालय में, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपको रिसर्च की नॉलेज नहीं है, तो पहले नॉलेज लीजिए, तैयारी कीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए या एंट्रेंस दीजिए। नहीं तो डायरेक्ट पीएचडी का ख्वाब तो भूल जाइए। अपवाद के रूप में कुछ बच्चों का एडमिशन हो भी जाता है डायरेक्ट पीएचडी में, लेकिन उस अपवाद में अपने आप को मत रखिए, क्योंकि यदि आप पीएचडी के स्टार्टिंग के 2 साल देखेंगे बच्चों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके ही उनको समझ नहीं मिलती है। उनको समझ ही नहीं आता है किताबों में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आर्टिकल पेपर में क्या पढ़ना है, और किसे कहेंगे आर्टिकल पेपर और किसे कहेंगे एडिटोरियल, इसका भी फ़र्क नहीं होता है, पता है। और इसका अभाव कह लीजिए या जानकारियों का अभाव कह लीजिए कि बच्चे रिसर्च को सीरियसली लेते ही नहीं हैं प्रारंभ के 2 सालों में, जो डायरेक्ट पीएचडी में जाते हैं अधिकांश लोग। इसीलिए एमफिल करके पीएचडी में जाइए, इस बात का ध्यान रखिए। एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि जॉब की फील्ड में जाते हैं, एकेडमिक की फील्ड में जाते हैं, तो एपीआई में आज भी एमफिल का स्कोर काउंट होता है, कहीं 5 तो कहीं 7। इस बात को ध्यान से कहीं लिख लीजिए या सुन लीजिए। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वह लागू नहीं हुई है भारत के विश्वविद्यालयों में, लेकिन कुछ कुछ जगह पर लागू हुई है। इस बात को भी ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझ लीजिए। मैं अभी अपने हॉस्टल की छत से खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहीं सोया था और सोया भी था, और सवेरे फ़ोन भी आए कंटिन्यू, तो और सवाल भी आए, कुछ बच्चे परेशान भी थे, सीरियस मामले भी आए, कुछ यूनिवर्सिटी में एमफिल को इनवैलिड किया जा रहा है, उसको लेकर सोचा वीडियो बना देते हैं। एमफिल इनवैलिड होगा या नहीं होगा उसकी बात हम आगे करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, वीडियो भी और लंबा होगा, ठीक है। तो एपीआई में एमफिल का स्कोर काउंट होगा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हों या एसोसिएट हों, इस बात का ध्यान रखिएगा, या आप फ्रेशर हों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एमफिल को बंद ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी सभी राज्यों और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसी लागू नहीं हुई है इस एमफिल के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ये अलग बात है कि जो नए सत्र के फॉर्म अभी पेंडिंग है और जो निकल चुके हैं, याद रखिए, जो पेंडिंग है और जो निकल चुके हैं। यदि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म निकला है या एमफिल का फॉर्म निकला है, और यदि उस नोटिफिकेशन में उसकी विवरणिका यानी कि प्रॉस्पेक्टर में, ब्राउचर में एमफिल के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है और आपने उसके के लिए आवेदन किया है, तो मान के चलिए एमफिल आपका इनवैलिड नहीं है, एमफिल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। एमफिल का महत्व वही होगा जो आज से 20 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले था। इस बात का ध्यान रखिए। एमफिल के जो नंबर एपीआई के 5 या 7 आपको मिलते थे, वह भी मिलेंगे। और कई यूनिवर्सिटीज़ में नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों को, साथ साथ एमफिल पास करने वाले बच्चों को भी एग्जामिटेड रखा जाता है एंट्रेंस से। ये सभी सुविधाएं आपको भी मिलेंगी। तो इसीलिए जो ये भ्रम चल रहा है, लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने भी फैलाया है, मैंने भी कई वीडियो देखे, कि 1 जुलाई 2021 से क्या एमफिल बंद हो रहा है या इनवैलिड हो रहा है या डिसकंटिन्यू हो रहा है, इन सभी बातों को एक तरफ रख दीजिए, दरकिनार रख दीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या कोई भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश नहीं निकाला है, ना ही आया है कि एमफिल को हम डिसकंटिन्यू या बंद कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी ने बंद करनी है वे करेगी, तो फॉर्म नहीं निकालेगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी से मान लीजिए कि बिहार की कोई यूनिवर्सिटी है या दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी, उसने फॉर्म निकाला अपने विश्वविद्यालय का, एमफिल का भी, पीएचडी का भी, और आपने कर दिया अप्लाई, आपने एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, तो इस बात को ध्यान से फिर कहीं लिख लीजिए। आप सुनते तो बहुत कम है, लिख लीजिए कि यदि प्रोस्पेक्टर में मेंशन है कि एमफिल रहेगा 21 से लेकर 23 के बीच में उस यूनिवर्सिटी में, और जब आपका एडमिशन मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एडमिशन हो जाता है एमफिल में, यदि कोई अध्यादेश सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आपके एडमिशन की फ़ीस जमा करने के बाद में आता है, तो आपके एमफिल को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। फिर से समझ लीजिए, यदि आपने मान लीजिए कि 10 जुलाई 2021 को एमफिल में एडमिशन लिया है और फीस जमा कर दी है, और यदि कोई अध्यादेश 10 के बजाय 11 जुलाई 2021 को आता है, तो आपकी एमफिल पर वह अध्यादेश लागू नहीं होगा, यानी कि आपकी एमफिल इनवैलिड नहीं वैलिड मानी जाएगी, चाहे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो एमफिल बंद नहीं हो रही है, एमफिल की वैल्यू बराबर है, एमफिल की फेलोशिप भी बराबर है, जितनी तरीके उतनी रखी गई है। जिस यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकला है उसके अंदर भी एमफिल कराई जाएगी, और बड़ी यूनिवर्सिटियों में या फिर आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी में या रिसर्च की फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो एमफिल ज़रूर कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। और यदि आप एमफिल करके पीएचडी करते हैं ना, तो आपको 3 लाभ होंगे, 1 2 नहीं 3 लाभ होंगे। पहली चीज़, आप जिस पीएचडी को करने में 5 से 7 साल लगाएंगे ना, क्योंकि 7 साल वही बच्चे लगाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जिनको रिसर्च की समझ नहीं होती है, जिनको डेटा क्या लेना है, कहाँ से लेना है और कितना यूज़ करना है अपने रिसर्च में, इसकी समझ नहीं होती है। पहली चीज़, पीएचडी वही बच्चे 5 से 7 साल भी करते हैं जिनको 2 साल तक तो यही नहीं पता होता है कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या है और टॉपिक का निर्धारण, टॉपिक का चयन कैसे करते हैं, रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है, यही नहीं पता है। और ये उन्हीं बच्चों के साथ समस्या आती है जिन्होंने एमए के स्तर पर रिसर्च नहीं पढ़ा होता है, या जिन्होंने एमए, एमएससी, एमकॉम के बाद रिसर्च नहीं पढ़ा होता है, या जिन्होंने एमफिल नहीं करा होता है, उन्हीं को ये समस्याएं आती हैं। तो आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो एमफिल करके पीएचडी करिए, बहुत अच्छी बात है। और गेस्ट फैकल्टी हो या अडॉक फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी हो, उसके अंदर भी यदि आप एमफिल करके पीएचडी करके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका रिकॉर्ड सुधरेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको बहुत लाभ होगा। इसीलिए एमफिल में मौका मिले तो एमफिल लीजिए। ये मत सोचिए कि एमए के बाद सीधा पीएचडी करना है, आप 2 साल 3 साल एंट्रेंस दे रहे हैं, पीएचडी का नहीं हो रहा है, तो वहीं 3 साल तो ख़राब हो गए ना आपके, 2 साल ख़राब हो गए, तो उस 1 से 2 साल जो आपके ख़राब हुए 3 साल, तो आप एमफिल कर सकते थे। एमफिल कर लेते, आपको एंट्रेंस से बहुत जगह छूट मिलती है, एग्जामिनेटेड हो जाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन के लिए मैंने बताया बेसिक क्या है, 100% आपका सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है उसके लिए आज का दूसरा वीडियो देखिएगा, अभी इसी वेन्यू पर करूँगा शूट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सवाल नीचे ठोक दीजिएगा, लाइक डिसलाइक भी ठोक दिएगा। कोई आपत्ति हो, संपत्ति बोलने वाला था, संपत्ति तो आप और आपका समय है, वही मुझे दीजिएगा, यदि है आपके पास कि मुझे देने लायक तो दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, जय हिंद, जय भारत पुनः से।